बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और भरपूर वीकेंड आपने एंजॉय किया होगा। क्यों ना करते भाई, पाकिस्तान सीरीज़ जीत गया है और बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी हमारे लिए। हम बड़ी देर से दुआएं भी कर रहे थे, इसके लिए आगे चलकर ज़रा तफसील से इस पर भी बात करते हैं। वीकेंड पर एक और चीज़ भी गालिब रही और वो है जनाब स्मॉग। स्मॉग में फिर हम टॉप कर रहे हैं। लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ रहा है और सरे फहरिस्त है, पोजीशन छोड़ नहीं रहा अपनी। सूबाई दारुलहुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर उसकी बात करें तो इस वक्त जो है वो 471 चल रहा है, यानी 400 क्रॉस कर रहा है। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की अगर बात करें तो गुजरावाला में 686, लोधरा में 685, कसूर 506 और इस तरह से कई दीगर शहरों में 400 से ऊपर ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी पहले सिर्फ इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर मुतासर होता था, लेकिन अब पंजाब के दीगर शहर भी मुतासर हो रहे हैं और जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं और जो लोग ऑलरेडी इन बीमारियों में मुब्तला हैं उनकी ये बीमारियां ट्रिगर हो रही हैं। जिस तरह से किसी को अस्थमा है या दीगर सांस की कोई बीमारियां, तो ये बीमारियां स्मॉग से ट्रिगर हो रही हैं। और इसके अलावा जी हुकूमत शहरियों से अपील ये कर रही है कि बच्चे भी मास्क पहने, आप खुद भी मास्क पहने और जो आपके बुजुर्ग और बच्चे हैं ख़ास तौर पर, इनको घरों से बाहर मत निकालें बिला ज़रूरत, बिला वजह। और बच्चों की जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा कम कर दें। फेफड़ों, सांस और दिल के अमराज में मुब्तला जो अफराद हैं और जो बुजुर्ग हैं वो इसी तरह से खुली फ़ज़ा में जो है ना जाएं। और दूसरी जानिब पंजाब भर में जो तमाम स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। इसके हवाले से नोटिफिकेशन पिछले हफ्ते भी जारी किया गया था, लेकिन बहुत सारे स्कूल जो थे वो अपनी पिछली टाइमिंग्स पर ही बच्चों को स्कूल बुला रहे थे, लेकिन अब फिर सख्ती कर दी गई है और ये बताया गया है कि खिलाफ वर्जी पर पहली बार 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद होगा, जबकि दोबारा खिलाफ वर्जी पर 6 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माना अदा जो करना पड़ेगा आपको। और डीजी माहौलियात पंजाब के मुताबिक हुक्मनामा कल से 31 जनवरी 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगा। स्कूल टाइमिंग की खिलाफ वर्जी की इत्तला EPA की हेल्प 137 पर दी जा सकती है। तो जनाब ये बच्चों की सेफ्टी के लिए है, आप भी इन्हीं टाइमिंग्स को फॉलो करें और ख़ास तौर पर मैं दोबारा से आपको यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर होती है। मास्क पहने और सनग्लासेस का इस्तेमाल करें जब भी आप घर से बाहर निकलें, ताकि आप स्मॉग से इफेक्ट ना हो। आगे बढ़ते हैं जी, एक और मेजर डेवलपमेंट है उस पर बात कर लेते हैं। गजा में अमन के लिए तुर्की में आज बड़ी बैठक होगी और अरब और इस्लामिक वज़राए खारजा इस इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की यहाँ पर नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़राए खारजा भी शिरकत करेंगे और ये इजलास जंग बंदी पर अमल दरामद और इंसानी इमदाद की फराहमी के हवाले से मुश्तरका जो हिकमत अमली है उसको तय करने के लिए मुनाकिद किया जा रहा है। और गजा में इमदादी सामान की फराहमी में रुकावटों और इसराइल की जानिब से इंसानी इमदाद के वादे पूरे ना करने के मामले पर भी इस इजलास में बातचीत होनी है। और दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्तंबुल इजलास के दौरान पाकिस्तान इस बात पर जोर देगा कि जंगबंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों बिलखुसूस गजा से इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला, फ़लस्तीनी अवाम तक इंसानी इमदाद, रुकावट फराहमी और गजा की तामीर नौ को यकीनी बनाया जाए। और पाकिस्तान इस मौके पर इस मौक़िफ़ का भी अदा करेगा कि आलमी बरादरी मुश्तरका कोशिशों के ज़रिए ये जो तमाम एफर्ट्स हैं इनको बरूए कार लाए और जो डिसाइड किया गया था उस सब पर अमल दरामद करे। तो देखते हैं कि इस इजलास के नताइज जो है वो कैसे निकलते हैं। अब जनाब करते हैं बात खेल की, क्रिकेट की। और क्रिकेट शायकीन जो है मुझ समेत वो बड़े खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर लिया। जब हमने पहला मैच हम हारे थे तो हम बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे और हमें लग रहा था कि बस आगे भी यही होना है और हमें आदत डाल लेनी चाहिए अब, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी टीम हर बार सरप्राइजेस देती है, तो उन्होंने ये भी सरप्राइज हमें दिया। गद्दाफी स्टेडियम में जी शाहीनों ने जनूबी अफ्रीका को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। सीरीज़ के फाइनल और तीसरे T20 मैच में कौमी टीम ने टॉस जीतकर मेहमान टीम को बैटिंग की दावत दी, तो शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग के आगे अफ्रीकी टॉप ऑर्डर बिल्कुल फेल हो गया, नाकाम दिखाई दिया। क्विंटन डिकॉक और प्रेटोरिस बगैर कोई रन बनाए शाहीन शाह का शिकार बने। शाहीन शाह अफरीदी ने 3, फहीम अशरफ और उस्मान तारिक ने 2-2 विकेटें हासिल की। 140 रन के हदफ के ताकुब में साइम अयूब का बल्ला नहीं चल सका और गोल्डन डक पर पवेलियन लौट गए। स्टार बैटर बाबर आजम की बात करेंगे जनाब। 47 गेंदों पर 9 चौके
लगाकर 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली और हम कह सकते हैं कि कमबैक किया। साहिबजादा फरहान ने 19, सलमान अली आगा ने 33 रन बनाए। जीत के बाद शानदार बैटिंग का मुजाहरा करने वाले स्टार बैटर बाबर आजम ये कहते हैं कि आज की जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। शायकीन की मोहब्बत का दिल से मशकूर हूं, मेरे साथ दीगर खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करें। और उधर T20 के बाद वनडे सीरीज कौमी टीम का नया इम्तिहान है। जनूबी अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज कल से फैसलाबाद में शुरू होगी। वनडे सीरीज की कप्तानी शाहीन अफरीदी करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें वनडे सीरीज के लिए फैसलाबाद पहुंच गई हैं। दोनों टीमें आज शाम प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेंगी। ये है जी क्रिकेट की सारी सूरत हाल, इस पर करेंगे हम बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, इसके साथ साथ सलीम खालिक साहब हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार, हमें ज्वाइन कर चुके हैं दोनों। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले सलीम खालिक साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। बताएं कि ये जो मिरेकल हुआ है, मैं तो इसे यही कहूंगी, या जो सरप्राइज हमें मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, होना यही चाहिए था। जो पहला मैच हम लोग हारे थे वो हारना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इतनी बुरी तरह वो जो शिकस्त हमको हुई जो उस लिहाज से बुरी, क्योंकि होम ग्राउंड पे हो रहा था, इसीलिए लोगों को गुस्सा भी ज्यादा था। देखिए, 6 साउथ अफ्रीका के टॉप प्लेयर्स आए नहीं है यहाँ पर, कोई उनकी बहुत बड़ी टीम नहीं थी। उसके खिलाफ तो हमको इसी तरह बिल्कुल परफॉर्म करना चाहिए था जैसे आप किया, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। तो अब ये अच्छी चीज ये है कि हमने बाकी दोनों मैचेस जीत के सीरीज भी अपने नाम कर ली। उससे भी अच्छी बात यह है कि बाबर आजम की फॉर्म में वापसी हो गई, जिसका 2 साल से लोगों को इंतजार था। 2 साल बाद किसी मैच में उन्होंने बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हासिल किया। बहुत जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की और जो एक उनका चेहरे से नजर आता था कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मसले, वो चीजें गायब हो गई और बाबर पुराने वाले बाबर लग रहे थे जिनमें भरपूर एतमाद था, अपनी क्रिकेट से एंजॉय कर रहे थे। और उनकी मकबूलियत तो जब वो फ्लॉप चल रहे थे तब भी इतनी थी कि लोग, जब हमारी विकेट गिरती थी तो ग्राउंड में तालियां बजती थी जैसे साउथ अफ्रीका की कोई विकेट गिरी है। तो उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशी हुई जो बाबर के लाखों गद्दा हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह लाहौर में आप लोग आते हैं मैच देखने के लिए, एक फेस्टिवल जैसा माहौल होता है, टीम जीते या हारे। और हम लोग कहते हैं कभी कभी कि यार ये क्रिकेट खत्म हो रही है, बुरा हाल हो रहा है, लेकिन जब लाहौर में मैच होते हैं, आप पिंडी में भी जो मैच हुआ था वो देख के लगता है नहीं जी, क्रिकेट हमारी तो हमेशा जारी रहेगी। इसी तरह शाहीन का जिक्र भी करना चाहिए, जो पहले ही ओवर में उन्होंने 2 विकेटें ली थी, बल्कि तीसरी भी ऑलमोस्ट हो गई थी, जो फिर DRS में चेंज हुआ था क्योंकि विकेट से बॉल जा रही थी। उसने मैच का जो है रुख जो है उसका तयन किया। जो जबरदस्त उनकी शाहीन की बॉलिंग, फहीम अशरफ बहुत उनकी बुराइयां की हैं, क्योंकि जाहिर है 70 मैच वो खेल चुके हैं और दूसरी बार अब उन्होंने 4 विकेट ली थी दूसरे मैच में, लेकिन अब नजर आ रहा है उनकी बॉलिंग थोड़ी ठीक है। तो ओवरऑल जबरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ओवैस, आप क्या कहेंगे? एक तो पूरी टीम का हम कह सकते हैं कि कमबैक था हमारी, बाबर आजम का कमबैक कैसा लगा? देखिए, अच्छी बात है, जैसे सलीम भाई भी बता रहे हैं, क्योंकि 2 साल आपको इंतजार करना पड़ा एक मैन ऑफ द मैच का। और जितना वो इस 2 साल पीरियड के अंदर, ट्रांजिशन पीरियड के अंदर गए हैं, टीम में कप्तान बने, ड्रॉप पर टीम से क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत से लोगों ने कहा कि शायद T20 टीम उनका कमबैक अब खत्म हो चुका है। मैं खुद कहता था कि अगर आने वाले फ्यूचर की बात करें तो रिजवान और बाबर का मुश्किल है टीम के अंदर रहना, क्योंकि क्रिकेट डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं। जो रोल उन्होंने उस दिन रोल एक प्ले किया है, एग्रेसिव रोल एक प्ले किया, लेकिन थोड़ा सा फिर अगर हम थोड़ा सा अगर रियलिटी के ऊपर हैं, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप जाके खेलना है, बाबर को अगर तक अभी तक अगर आप थोड़ा सा उनको एनालाइज करें तो यही है, जो उनका जो एक नेचुरल प्ले ऑफ स्टाइल है उसी पे उनको रहने दें। अगर आप उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बैकफायर कर जाएगा, बाबर को बैकफायर कर जाएगा। तो बेहतर है उनका जो वे ऑफ प्ले है उसको होने दें, क्योंकि वो इस किस्म के बैट्समैन है कि आप कहें कि पहली बॉल से वो आके विद द फ्लो खेलें, वो नहीं खेलेंगे। उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, जो उनका एक तरीकाकार हर एक प्लेयर का होता है। लेकिन जब वो चलते हैं तो आपके सामने कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, एग्रेसिव थे। शॉट सिलेक्शन की बात करें वो आपको नजर आई। फिर उसके बाद जो एक स्ट्राइक रेट का हमने मेंटेन करके जो एक रोलर दोनों हम खुद डालते रहे हैं, वो भी आपको नजर आया। लेकिन थोड़ा सा अगर पाकिस्तान की बैटिंग पे आप साहिबजादा फरहान वगैरह की बात करें तो साहिबजादा ने जरूर अपना कुछ जबरदस्त शॉट्स खेली हैं, लेकिन जिस वक्त वो आउट होके जा रहे थे वो एक बहस अपने इस वक्त लगी हुई है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 119-120 के करीब था। वो इसलिए था क्योंकि आपका रोटेशनल पॉलिसी खत्म हो चुकी हुई है। इस पे कहीं ना कहीं माइक हैसन को ध्यान देने की जरूरत है। जो रोटेट द स्ट्राइक की हम बात करते हैं वो हम लोगों ने बिल्कुल उसको हम लोग रोक चुके हुए हैं, हमने उसको तोड़ना है। क्योंकि आपका जब मिडिल ऑर्डर की बात आती है, कल भी अगर आप देखें, ठीक है मैच जरूर जीते, लेकिन आपकी टीम कहीं ना कहीं शायद मिडिल ऑर्डर के अंदर एकदम क्रम्बल हुई थी। बीच में आपने देखा होगा बड़ी जल्दी विकेट्स हमारी गिर गई थी।
तो उसको कैपिटलाइज किस चीज तरीके से करना है, क्योंकि आपके पास इतनी ज्यादा T20 है वर्ल्ड कप से पहले कि आप उस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ये टीम है, इसको बैकअप करना है, लेकिन खुदारा इसको ना फिर चेंज करें, इसी टीम के साथ स्टिक अराउंड करें, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप में जाना चाह रहे हैं तो इसी टीम के साथ आपको स्टिक करना पड़ेगा। अगर आप फिर वही चॉप्स एंड चेंजेस करेंगे तो फिर आपके सामने जो सूरत हाल पाकिस्तान टीम की बनेगी। ठीक है। अच्छा सलीम खालिक साहब, साइम अयूब की तरह बात कर लेते हैं। अगर मैं गलत नहीं तो 10 दफ़ा 0 पर आउट हुए हैं वो, तो उनको क्या, उनका भी कोई बैड पैच चल रहा है जिस तरह से हम बाबर आजम के लिए कह रहे थे, लेकिन हमें नज़र आता है कि दूसरी तरफ वो परफॉर्म कर रहे हैं जहां हमें उनसे परफॉर्मेंस शायद उतनी दरकार नहीं है। लेकिन इस पर क्या कहेंगे कि 10 बार 0 पर आउट होने का जो रिकॉर्ड है? आप बिल्कुल गलत नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और उमर अकमल के साथ आ गए और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वालों पे एक बार और आउट होंगे तो रिकॉर्ड होल्डर बन जाएंगे। लेकिन ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें उनको खुद शायद शर्म आए, क्योंकि इस साल गालिबन 7 बार वो आउट हो चुके हैं 0 पे। बहुत ही साइम की, देखिए बाबर और साइम का तो कोई मुकाबला ही नहीं। बाबर की बहुत अचीवमेंट है। बाबर इस वक्त T20 क्रिकेट में पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर है। तो बाबर को तो अगर आपने 2 साल दोनों रिकॉर्ड हमने अपने पास ही रखे हुए हैं ना सलीम खालिद साहब, तो बाबर के लिए अगर आपने 2 साल इंतजार किया तो कर सकते हैं, बनता है, क्योंकि उससे पहले बहुत हैवी परफॉर्मेंस है उनकी जिसका नजर आ रही थी। लेकिन साइम की कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है नहीं। साइम को यही सब कह रहे होते हैं बहुत बासलाहियत है, और कभी कभार लगते भी हैं कि यार ये बंदे में दम है। लेकिन अक्सर उनका यही होता है कि शुरू में अगर आउट हो गए, कोई कैच उनका ड्रॉप हो गया तो बड़ी इनिंग हो जाएगी, और अगर आउट हो गए तो फिर 0 पे आउट जाते शुरू में, जिससे टीम पे प्रेशर आ जाता है। अब जब एक उन्होंने अच्छी इनिंग खेली तो यही लग रहा था कि चलो यार साइम फॉर्म में वापस आ गया। अगले मैच में उन्होंने फिर बता दिया नहीं भाई मेरे से उम्मीद ना रखो, मैं चल गया तो चल गया, नहीं चला तो मैं गया। अच्छा। तो ये है, ये चीज जरा खत्म होनी चाहिए। लेकिन अब खैर वनडे में हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है। फखर भी वापस आ रहे हैं और बॉलिंग में अब शाहीन का करते इस पर भी सलीम खालिद साहब बात। अच्छा अवैस, एक तो ये कि सलमान मिर्जा को खिलाना, इसको आप कैसे देखते हैं? और जो उन्होंने उनकी जो बॉलिंग थी वो बड़ा मार्का उन्होंने मारा, उस पर क्या कमेंट करेंगे? और उस्मान तारिक का डेब्यू कराया गया, इस पर क्या कमेंट करेंगे? और देखिए सलमान मिर्जा की आप बात करें तो उसने आपको पता कंसिस्टेंटली लाहौर कलंदर के लिए भी परफॉर्म किया था पाकिस्तान सुपर लीग में, और जब से वो पाकिस्तान टीम का एक हिस्सा रहा है ऑन एंड ऑफ जब भी उसको चांस मिला है उसने वो इफेक्टिवनेस दिखाई है। एक अच्छी बात है कि सलमान अली आगा खुद भी कह रहे हमें बैकअप पे हमने इसको रखा हुआ था शाहीन के, लेकिन नजर आया कि ही कैन लीड द बॉलिंग अटैक, और वो नजर भी आया जिस तरीके से उसने पिछले मैच के अंदर भी आपको पता है ब्रेक थ्रूज लेके दिए, फिर लास्ट मैच के अंदर भी उसको ब्रेक थ्रूज मिले। तो दैट शोज के वो कितना कंसिस्टेंटली इस सर्कल के अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी जो ज्यादती होती है वो ये होती है कि एक सेटअप होता है, उस सेटअप के अंदर आप रह के बाहर से एक प्लेयर ले आए। मैं नसीम के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लड़के बेंच पे बैठे हैं आखिर उनका क्या कसूर होता है? तो सलमान मिर्जा वाज द बेस्ट चॉइस, आपने अच्छा किया उसको खिलाया। उस्मान तारिक की बात करें, देखिए उस्मान तारिक एक चीज है कि एक्शन उनका आपको पता रिपोर्ट हुआ था 2 दफा, उसके बाद उन्होंने रिएक्शन क्लियर किया, एक्शन क्लियर करके वो वापस आए पाकिस्तान टीम में। अफेक्टिव बॉलर हैं, अभी सीपीएल के अंदर भी परफॉर्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं से जो दूसरे 2-3 जो क्रिकेट बोर्ड से जिनको आदत है पाकिस्तान को छेड़ने की, वहां से शोर शराबा मचने स्टार्ट हो चुका हुआ है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान टीम उनका जो एक्शन जो है, क्योंकि वो क्लियर एक्शन है, कोई मसला है नहीं। आपको ऑन अ लाइटर नोट हम ये कह रहे थे अगर परफॉर्म करते रहे तो उनको कहीं वर्ल्ड कप से पहले बैन ना लग जाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान उसको केयरफुली कैसे हैंडल करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड होगा पाकिस्तान के लिए श्रीलंका में खास करके। राइट। अली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलीम खालिद साहब से, अली खुद ही पूछना चाहेंगे कि क्या इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। सलीम साहब, अभी जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं कि सीरीज हमने अपने नाम कर ली, बाबर आजम फाइनली, क्योंकि मैं खुद भी फैन हूं उनका, देखिए मैं आपको कहता था कि बाबर आजम जो है ना खेलेंगे और करके दिखाएंगे, उन्होंने करके दिखाया। लेकिन अब जो सीरीज आगे आ रही है वो वनडे सीरीज है, और उसके कप्तान आपको लगता है रेडी हैं अपने स्क्वाड के साथ? पहले आप ही बताएं, आप मिठाई लेने के लिए देर हो गई आज आपको? नहीं वो और कप्तान जैसे वनडे में उनको अब मौका मिला है कैप्टनसी करने का। T20 में तो एक सीरीज में कर चुके हैं, एक टूर पे वो जो नाकाम रहे थे, और एक ही सीरीज के बाद उनको हटा दिया गया था। लेकिन अब उनका एज ए कैप्टन वनडे में एक मौका मिला है। और देखिए शाहीन को मैं काफी शुरू से जब से वो क्रिकेट में आए मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैंने यही देखा है कि वो फाइटर है। वो जज्बाती तो हैं, लेकिन थोड़ा जज्बाती होना भी चाहिए कैप्टन को, और वो टीम को साथ लेके चलते हैं।
और बैटिंग का भी उनको शौक है और करते भी हैं परफॉर्म, अच्छे डिसीजन भी उनके फील्ड में नजर आते हैं। देखिए अभी हमारे पास उनको जज करने का पैमाना सिर्फ लाहौर कलंदर की जानिब से PSL में जो उनकी अब कैप्टनसी है वही है जिसमें वो कामयाब रहे। अब नेशनल टीम में उनको इतना ज्यादा खुला फ्री हैंड नहीं मिलेगा जैसे कलंदर में था कि समीम राना और आतिफ राना ने उनको फ्री हैंड दिया हुआ कि जो तुम्हें करना है करो। इतना ऐसा नहीं होता पाकिस्तान टीम तो अगर फ्री हैंड नहीं मिलेगा तो परफॉर्मेंस पे कोई फर्क आएगा सलीम खालिक साहब? इधर ही मैं आ रहा था अच्छा। कि यहाँ माइक हैसन भी उनको कुछ बोल रहे होंगे, बॉलिंग कोच भी कुछ बोल रहा होगा, बैटिंग कोच भी कुछ बोल रहा होगा, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ जाके कुछ थोड़े मसाइल ना हो। ये एक तो अगर फ्री हैंड उनको मिला, उनको अपने डिसीजन लेने दिए तो फिर आप देखेगा शाहीन तो बहुत अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। लेकिन इस सेटअप को जानता हूं मुझे लगता है कि वो इतना उनको आजादी देंगे नहीं, लेकिन होपफुली टीम की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी क्योंकि बाबर फॉर्म में आ चुके हैं, रिजवान भी हैं यहाँ पर, फखर जमान का भी कमबैक होगा। तो एक हमारी T20 में ज्यादा तगड़ी टीम है वनडे की T20 और अब देखते हैं कि अब वनडे सीरीज में क्या करामात दिखाते हैं। वैस आप बताइएगा, फैसलाबाद में तकरीबन 17 साल के बाद जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट होने जा रही है, आप कैसे समझते हैं कि वहां की पिचेस हैं, क्या वो रेडी हैं और वहां पर किस किस्म के बॉलर्स और बैट्समैन कामयाब रहेंगे? देखिए फैसलाबाद की विकेट थोड़ा सा आपको पता है अमूमन जो उसका हिस्टोरिकली रहा है वैसे वो डेड विकेट है, वहां पर बैट्समैन ज्यादा हाई स्कोर करते हैं। लेकिन जब क्योंकि आप थोड़ा सा इस वक्त सर्दी के मौसम में जा रहे हैं तो वहां पर बॉलर्स को भी कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर मिलती है, लेकिन गर्मी में स्पिनर्स जो हैं वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं। देखने वाली बात है कि अब क्योंकि जो अभी आपको पता है रिसेंटली T20 टूर्नामेंट डोमेस्टिक का हो तो उसमें हाई स्कोरिंग गेम्स वहां पर थे। इंटरनेशनल ऑब्वियसली विकेट को थोड़ा उस तर्ज पर बनाया जाएगा और कितने सालों के बाद वहां पर क्रिकेट हो रही है। और सबसे एक्साइटिंग चीज ये थी कि अच्छी बात है कि पूल ऑफ आप सिटीज को आप बढ़ा रहे हैं। अभी भी फैसलाबाद में 3 वनडे मैचेस हैं और वनडे मैच क्योंकि लगभग दोपहर को ही स्टार्ट होता है क्योंकि अभी शाम को जाके ठंड होती है, दोपहर को तो नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन स्टिल खबरें ये थी कि तीनों मैचेस की जो टिकट्स हैं वो बिक चुकी हुई हैं। और ऑब्वियसली सबको पता है फैन फॉलोइंग है, बाबर की हो जाए चाहे शाहीन की, सब उनको देखने आ रहे हैं। लेकिन विकेट जो उनसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान कॉम्बिनेशन क्या खिलाता है। जो सबसे बड़ा आपको जो प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर के अंदर था वो था कि फखर जमान का T20 में ना होना, वो वापस आ रहे हैं आपके लिए। फिर विकेट कीपिंग की बात करें, हसीबुल्लाह को बहुत ज्यादा आपको पता है रेट किया गया है, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। उसके बाद कंसिस्टेंट पाकिस्तान टीम का अंडर 19 का परफॉर्मर रहा है, डोमेस्टिक में उसने बैक टू बैक 50s की हैं, अभी 100 अभी भी उसने रीसेंट किया। तो विकेट कीपिंग के अंदर उसको यूटिलाइज किया जाए बाकायदा। अगर मैंने कहा ना कि देखें मसला ये कप्तानी का नहीं है, शाहीन को तो आप कप्तान बना चुके हैं और सलीम भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि इतना उनको एक वो पीछे से एक बैकअप किया जाता है। मसला ये आता है कि क्या ये कप्तान सिर्फ इस सीरीज के हैं या ये कप्तान 2027 वर्ल्ड कप के लिए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लियर मैसेज है कि आपने क्या कप्तान को मैसेज क्लियर दिया हुआ है कि भाई 27 तक तुम कप्तान हो, तुमने ही टीम को लेके आगे चलना है। क्योंकि जो फास्ट बॉलर खास करके होता है वर्ल्ड के अंदर, आप देख लें चाहे बुमराह की बात करें, आप अपना ब्रॉड की बात आप कर लें, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कप्तानी साथ लेके चलना क्योंकि फिटनेस के इश्यूज होते हैं, आपको फिर लोड तरीके से मैनेज करना पड़ता है। बहुत सी चीजें यहाँ पर, लेकिन ऑब्वियसली टीम है, लेट्स सी कि वो किस तरह से मैनेज करते हैं और बैलेंस कैसे करते हैं तो पता चलेगा। अच्छा सलीम खालिक साहब, आपने लिखा भी है और अभी आपने आगाज में ही शो के बाद भी यही की कि कौन कहता है कि क्रिकेट शायकीन है वो अब बड़े डिसअपॉइंट हो गए और मैच देखना नहीं चाहते। लाहौर और पिंडी जो स्टेडियम का क्राउड था उसने बता दिया है कि भाई अभी भी क्रिकेट शायकीन जो है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं और चल रही है। बाबर आजम को लास्ट टाइम भी फैसलाबाद में बड़ा क्राउड देखने के लिए आया था और अच्छा खासा रश था वहां पर। आपको क्या लगता है, एक तो ये कि पब्लिक किस तरह का रिस्पांस करेगी वहां का, और दूसरा ये कि जो पिचेस की हम बात कर रहे थे किसके लिए फेवरेबल होंगी? देखिए नाराज तो होते हैं अपनों से ही, जब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो जाहिर है नाराज होगी। और हम जज्बाती कौम है पाकिस्तानी, एक दिन हम लोग इधर ले जाते हैं तो पटक देते हैं, तो ये तो हमारे शामिल है हमारे ऊपर ना। तो अभी जीती है तो हम ऊपर लेके हैं, आई होप यही है और टीम इसी तरह जीतती रहे। और बाबर के फैन ना सिर्फ लाहौर बल्कि पेशावर में एग्जीबिशन मैच में आपने देखा होगा कितने लोग आए थे बाबर के लिए। पाकिस्तान से बाहर भी जब हम भी जाते हैं देखते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, सब जगह तो बाबर के हवाले से लोगों के ज्यादातर सवाल होते हैं। तो जाहिर उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, तो बाबर के फैन तो हर जगह हैं और उम्मीद है फैसलाबाद में भी उनको मायूस नहीं करेंगे। इतना बड़ा मौका है, इतने अरसे बाद वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी आ रही है। और जाहिर है पाकिस्तान ने पिच तो ऐसी बनाई होगी कि जहाँ पर बैटिंग अच्छी हो, बड़ा स्कोर बने, क्योंकि हम लोग अब जरा डरते भी है ना
तो कभी कभी हमें 20 ओवर खेलना मुश्किल हो जाता है। अभी तो 50 ओवर का मैच है, इसलिए थोड़ी बैटिंग भी हुई है। अच्छा सलीम साहब, हम एक जानिब तो देख रहे हैं हमारे जो खिलाड़ी हैं परफॉर्म करना शुरू हुए हैं, आई होप कि आने वाली सीरीज में भी वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन हमें पीसीबी के इंतजामात का भी थोड़ा सा जायजा लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को फैसिलिटेट करने के लिए कितनी कामयाब रही है? सॉरी, मैं आपकी आखिरी बात में थोड़ी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पीसीबी इंटरनेशनल क्रिकेट को फैसिलिटेट करने के लिए कितनी कामयाब रही है? देखिए, अब क्रिकेट तो हम लोग खेल ही रहे हैं और अब साउथ अफ्रीका तो एक बड़ी टीम है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जब भी कोई बड़ी टीम पाकिस्तान आ रही होती है तो आप देखते होंगे कि 5-6 प्लेयर उसके गायब हो जाते हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या कोई और हो। किसी की नानी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ और हो जाता है, किसी का कुछ होने लगता है, या तो वो बहाने बनाते हैं या ये इनका बोर्ड खुद ही इनको रेस्ट करा देता है। तो पीसीबी को इस चीज को एक यकीनी बनाना चाहिए कि जब भी कोई टीम पाकिस्तान आ रही हो, एमओयू में तो ये बात लिखी होती है, तो इसको फिर उसको मेक श्योर भी करे कि जो उनकी फुल स्ट्रेंथ है वो आए। हाँ, अगर इंजरी की वजह से बाहर हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे ही इसको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अभी जो साउथ अफ्रीका की T20 टीम खेलने आई यहाँ पे, उसके प्लेयर नहीं थे। से कुछ बाज को इंजरीज भी थी और बाज नहीं थे। क्रिकेट तो अच्छी हुई, मुकाबले से भरपूर हुई, लेकिन जब हम लोग पाकिस्तानी शायकीन को भी हक है कि वो जितने सुपरस्टार हैं फौरन वो भी यहाँ आए और आके खेलें, और इसी तरह पीसीबी को भी बड़ी टीमों की भी आमद यकीनी बनाए। अब आगे श्रीलंका से और जिम्बाब्वे ट्रायंगल सीरीज है, उसमें अगर एक टीम कोई और हो जाती, कोई तगड़ी टीम हो जाती, लेकिन अगर हम शेड्यूल देखें तो बड़ा टफ चल रहा है, तो है ऐसा इशू, लेकिन आप इस चीज को जरा देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलीम खालिक साहब और सैयद मोहम्मद उवैस साथ मौजूद थे, क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे। जनाब फैसलाबादी हो, अब आप भी हक अदा करें। 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है आपके शहर में, तो जरूर जाकर देखिएगा कल का मैच और अपनी टीम को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हमने सपोर्ट करना ही करना है। हम चाहने वाले हैं क्रिकेट के, तो हम तो सपोर्ट करते हैं, चाहे जिस तरह का। इतनी मायूस होने की जरूरत नहीं, अब बेचारे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, वो डेफिनेटली करना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि T20 जिस तरह सीरीज हम जीते हैं, अगली सीरीज हम वनडे सीरीज भी जीत ही जाएंगे। हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। आपकी मुलाकात करवाते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जुल्फकार अहमद भुट्टा से, जिनको वीर को प्राइज फॉर ग्लोबल हेल्थ 2025 से नवाजा गया है। डॉक्टर जुल्फकार अहमद भुट्टा ज़चगी और बच्चों की सेहत के हवाले से एक आलमी रहनुमा है, और डॉक्टर जुल्फकार जो हैं उनको ये एजाज़ उनकी आलमी सेहत में गैर मामूली खिदमात, ख़ास तौर पर जो जनूबी एशिया, अफ्रीका और दीगर पसमानदा इलाकों में उनकी खिदमात पर दिया गया है। डॉक्टर भुट्टा की इनकलाबी तहकीक ने दुनिया भर में सेहत आमा की पॉलिसियों को तब्दील किया है, बेशुमार जिंदगी को बेहतर बनाया है, और कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम्स पर उनका काम, जिसमें पाकिस्तान का लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम भी शामिल है, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को मजबूत बनाने के लिए आलमी मॉडल के तौर पर जाना जाता है। डॉक्टर जुल्फकार भुट्टा आगा खान यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट के बानी डायरेक्टर हैं, और गुज़िश्ता साल डॉक्टर जुल्फकार को कनाडा से सबसे बड़े शहरी एजाज से नवाजा गया है। ऑर्डर ऑफ कनाडा कहलाता है, उसके ऑफिसर के तौर पर उनको मुकर्रर किया गया है। आलमी जराइद में उनके 1500 से जायद तहकीकी मकाले शामिल हैं, और मजीद उनकी कामयाबियों के हवाले से डॉक्टर से ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस एजाज़ के बाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एक बहुत बड़ा आलमी एजाज़ है जो आपको मिला है, किस तरह से बयान करेंगे आप? जी देखें, ये बहुत बड़ी हम्बलिंग किस्म की ग्लोबल रिकग्निशन है, और गैर मुतवक्को भी थी, इस वास्ते कि ये एजाज़ जो है वो सिर्फ चीदा लोगों को दिया जाता है, और ख़ास तौर पे बैनुल अक़वामी एजाज़ जो हैं सेहत आमा के लिहाज से इसमें ये सर फहरिस्त पे है। सो यकीनी तौर पे खुशी भी बड़ी हुई, और मैंने जो कि वसूल किया अपनी ज़ाती हैसियत में, मगर मैं ये बड़ा लोगों को आमदाम कहता हूँ कि ये एजाज़ उन तमाम टीम मेंबर्स के लिए जो कि मेरे साथ तकरीबन गुज़श्ता 3 दिहाइयों से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। तो उन यंग साइंटिस्ट, स्कॉलर्स जो कि मेरे साथ काम करते रहे, उनके लिए ये एजाज़ है खास तौर पर। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि आपका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? आपने शुरू किया एक पाकिस्तानी रिसर्चर के तौर पर, और अब एक आलमी सतह के हेल्थ लीडर हैं आप। ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ा?
देखिए, मैं तो पाकिस्तानी हूँ और हमेशा पाकिस्तानी रहूंगा, कि गो कि मेरा काम अब बैनुल-अक़वामी सतह पे है, मगर मैंने अपना काम पाकिस्तान में शुरू किया था। मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में शोबा अमराज अतफाल का हेड भी रह चुका हूँ, और जब मैं पाकिस्तान वापस आया था सन 85-86 में, तो उस वक्त सबसे बड़ा जो मसला था हमारा, जिस पे मैं काम करता भी रहा हूँ, वो नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात के बारे में था, जो आज भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। उस वक्त तो खैर ये चीज़ इतनी ज़्यादा थी कि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो पहले 10-15 साल तो हम अस्पतालों की चार दीवारियों में ही काम करते रहे कि किस तरह इन बच्चों को अस्पतालों के स्पेशल केयर यूनिट्स में इनका इलाज किया जा सकता है। और फिर मैंने अपनी तवज्जो उस चीज़ की तरफ मबजूल की कि ये देही इलाकों में जहाँ के और हमारी कच्ची आबादियों में जहाँ के मसला आम है, वहाँ इनके बचाव के लिए या इनके सदबाब के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। और इसी वास्ते मैंने पाकिस्तान के लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम से, जो सन 1994 में शुरू हुआ था, इब्तदा से ही मैंने उस प्रोग्राम के साथ काम करना शुरू किया था पाकिस्तान के कई दही इलाकों में, खासतौर पर सिंध में। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों के बाद हम ये ज़रूर वसूख से कह सकते हैं कि शरह अमवात में कमी हुई है। और पाकिस्तान में गो के इस चीज़ की इब्तदा हुई थी, मगर दीगर ममालिक ने इसको देखी अपनाया है, और ख़ास तौर पे अफ्रीका और शुमाली एशिया के और जनूबी एशिया के कई ममालिक में इसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है। राइट। अच्छा सर, आपकी 1500 से ज़ायद तहकीकी इशाते हैं, 12 किताबें हैं जो आलमी सतह पर हवाला बनती हैं। एक तो ये कि मेजरली वो भी इसी इशूज़ पर हैं, इसी पर आपने लिखा, और ये जो तहकीक में तसलसल है, ये कैसे बरकरार रखते हैं? देखें, मेरा इंटरेस्ट जो है वो ख़ास तौर पे तिब्बे आमा में काफ़ी वसी है। तो सिर्फ ये नौज़ायदा बच्चों और माओं को बच्चों की सेहत पे नहीं है, तो काफ़ी मेरी तहकीक का ताल्लुक न्यूट्रिशन से भी है, ख़ास तौर पे ग़िज़ाइयत, और वो बच्चे जो कि कम ग़िज़ाइयत का शिकार होते हैं। इसके अलावा आजकल गुज़श्ता 5-6 साल से मैं माहौलियाती मसाइल, ख़ासतौर पे क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी तहकीक कर रहा हूँ। तो ये एक तसलसल हम इस तरह बरकरार रखते रहे हैं कि हमारी हमेशा कोशिश होती रही कि एक बार बेहतरीन तरीके से, या जो भी साइंसी तौर पे इस्टेब्लिश ज़राए हैं, उनसे हम एक बार अच्छे तरीके से इस चीज़ का तयन कर लें कि कौन सी इंटरवेंशन, जो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हालात को बेहतर कर सकती हैं। फिर एक बार उसका मुतालिया हो तो फिर बड़ा ज़रूरी होता है कि उनको आम हेल्थ सिस्टम्स में, जो हमारे अपने रियल लाइफ जिसको कहते हैं, उसमें उनको इंट्रोड्यूस किया जाए और देखा जाए कि क्या ये थियोरी के अलावा क्या प्रैक्टिस में भी ये चीज़ कामयाब हो सकती है। तो मेरे ग्रुप का खास तौर पे काफ़ी काम जो है वो हुकूमतों के साथ किया हुआ है। हमने खुद अपनी तहकीक अलहदा 1-1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनाई हुई, बल्कि हमने हुकूमत के प्रोग्राम पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, अफ्रीका में, इन प्रोग्रामों के साथ काम करके ये देखने की कोशिश की हुई कि कौन सी चीज़ कामयाब होती है, कौन सी चीज़ कामयाब नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है तहकीक में कि बाज़ चीज़ें जो आपको थियोरी में या प्रैक्टिकली किए बगैर ख्याल हो कि शायद ये चीज़ कामयाब हो, जब आप उसको रियल लाइफ में लेकर जाते हैं तो वो शायद इतनी कामयाब नहीं होती। तो इन तमाम चीज़ों को देखने में इस तहकीक को वक्त भी लगता है। हमारा एक औसत प्रोजेक्ट जो है वो 5-6 साल पे मुबनी होता है, उसकी 5-6 मिलियन डॉलर लगते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में, और उसको फिर पब्लिश करने में भी टाइम लगता है। तो इसी बात से इस चीज़ का अहाता अगर मैं करूं तो ये तकरीबन 3-3.5 दिहाइयों में बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने बताया कि आपका इदारा सिर्फ जो है वो बच्चों की हद तक, नौज़ायदा बच्चों की हद तक नहीं, माहौलियाती तब्दीली का भी आपने जिक्र किया है, तनाज़ात और हिजरत की भी बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो फैक्टर्स हैं ये कितना असर डालते हैं माँ और बच्चे की सेहत पर? बहुत। जिस तरह हमारी एक रीसेंट तहकीक ने बयान किया है कि इस वक्त दुनिया में अगर आप देखें तो तकरीबन 40 से 45% अमवात माओं की और बच्चों की, खासतौर पर नौज़ायदा बच्चों की, उन इलाकों में है जहाँ के
कहत साली भी है, जंग की कैफियत भी है, और माहौली तब्दीली की वजह से, माहौलियाती तब्दीली की वजह से हालात भी वहां पड़े थे, जिनको हम पॉली क्राइसिस कहते हैं। इसमें कई अफ्रीका के ममालिक हैं, इसमें पाकिस्तान के बाज़ इलाके शामिल हैं जहां के इस वक्त माहौलियाती तब्दीली की वजह से एक समझ लें आपके लोगों को हिजरत करने पे मजबूर होना पड़ रहा है, इस वास्ते कि उनकी फसलें नहीं उग रही और सैलाबों वगैरह की वजह से उनको कहीं और जगह जाके बसने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। तो ये जो कैफियत हैं दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बाकी इलाकों में, खासतौर पे अफ्रीका के बाद इलाकों में और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये तो एक किस्म की क्राइसिस की सिचुएशन है। और इसका काफी ताल्लुक जंगों से और कॉन्फ्लिक्ट से भी है, क्योंकि जब वसाइल की कमी होती है, जब माहौलियाती तब्दीली आती है, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना पड़ती है, तो उसमें तनाज़े भी होते हैं और उसमें आपस में झगड़े और फिर सिविल वॉर की भी कैफियत होती है। उस सूरत हाल में माँ और बच्चों की सेहत बिल्कुल अबतर भी होती है और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वसाइल भी आपके पास कम होते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ग्लोबल पॉलिसी साज जो इदारे हैं जैसे WHO और यूनिसेफ के साथ, आपके तजुर्बात की रोशनी में जो तरक्की पजीर ममालिक है उनको सेहत में ये जो मसावात है जिसका भी जिक्र भी आप कर रहे थे, लाने के लिए सबसे पहले कौन से इकदाम उठाने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा इकदाम जो हुकूमतों को उठाना चाहिए माँ और बच्चों की और अपने पॉपुलेशन की सेहत आमा के लिए, वो ये वसाइल मुयस्सर करने चाहिए और ख़ास तौर पे इसके लिए खुद बेड़ा उठाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जब तक कि ये हुकूमतें, जिसमें हमारी अपनी हुकूमत भी शामिल है, जब तक इस चीज़ को एक अहम कुलीदी किस्म की हैसियत नहीं देगी, उस वक्त तक बाहर से इदारे या बाहर से लोग आके तो इसको ठीक नहीं कर सकते हैं ना। हम अगर देखते हैं तो हम अपने माहौल में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इतने सालों से हमारे नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात इतनी ज़्यादा है। अगर हम इसका मुवाजना करें अपने हमसाय ममालिक से, मैं सिर्फ बड़े ममालिक की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान जैसे ममालिक की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हमारे करीबी दूसरे ममालिक की। बांग्लादेश देख लें, जो हमारा एक हिस्सा था पाकिस्तान का, उसमें अगर आप देखें तो उनकी तरक्की हमसे कहीं ज़्यादा है, इस वास्ते कि उनकी हुकूमतों ने इस चीज़ को ना सिर्फ अहमियत दी बल्कि वसाइल भी मैसर किए। और वसाइल सिर्फ पैसा नहीं होता, वसाइल ह्यूमन रिसोर्स भी होता है। वसाइल ये भी होते हैं कि आप एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत में कोई पॉलिसी की तब्दीली ना लाएं। इन अहम चीज़ों में तसलसल रहे आपकी पॉलिसीज में और तसलसल रहे उन प्रोग्राम्स में। आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगा इस लिहाज से कि देखें, जब मसाइल आपके देही इलाकों में, जब मसाइल आपके उन दूर अफ्तादा इलाकों में जहाँ डॉक्टरों की और नर्सों की रसाई नहीं है या मौजूदगी नहीं है, तो फिर अगर आप अपने बजट का 90% बड़े शहरों पर खर्च कर देंगे या बड़े अस्पतालों में खर्च कर देंगे तो बचेगा क्या? तो इसी वास्ते ये लॉपसाइडेड किस्म की पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी तरक्की उस तरह नहीं हो पाई। और ये कई दुनिया के ममालिक को इस चीज की ना सिर्फ समझ आ गई है बल्कि इस वक्त उस पर बिल्कुल हतमी तवज्जो दे रहे हैं वो, और ना सिर्फ तवज्जो दे रहे हैं बल्कि मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि साल ब साल इसमें क्या तब्दीली आ रही है, इसको किस तरह मजीद बेहतर कर सकते हैं और हकीकी माने में हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, तरक्की ममालिक में शामिल होना का मतलब ये नहीं है कि आपके माली वसाइल बढ़ गए, बल्कि ये आपकी सेहत आमा का क्या हाल है। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब, बस ये भी इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि जो आपने ह्यूमन रिसोर्स की बात की, ये जो पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ है, बड़ी थिन लाइनिंग है इसके बीच में, तो किस तरह से आप देखते हैं पॉपुलेशन में इजाफे को? देखें, सेहत भी और सेहत आमा का बड़ी हद तक ताल्लुक उन सोशल डिटर्मिनेंट से है, उन अवामिल से है या मुज़मरात से है जो कि आपकी सेहत को बरकरार रखते हैं। इसमें तालीम, इसमें शऊर, इसमें औरतों के हकूक, इसमें आपकी आबादी की लाइंतहाई किस्म की में उसमें इजाफा, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखें तो जब किसी मुल्क में आप शऊर और तालीम लाते हैं, खासतौर पे उसकी लड़कियों में और उसकी औरतों में, और उनको मुसावी तौर पे आप अपनी पॉपुलेशन का हिस्सा बनाते हैं, तो तरक्की के साथ साथ ये तमाम चीजें ठीक हो जाती हैं। और ये हमने ना सिर्फ थियोरेटिकली देखा है, ये हमने मैंने आपको बताया अपने ममालिक में हमारा इसका मुशाहिदा है। सो सेहत के, ये सेहत आमा के जो असूल हैं,
इसमें काफी हद तक ताल्लुक उन इन्वेस्टमेंट से है जो कि आपके सोशल सेक्टर्स के होती हैं, और इस वक्त इसमें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम जाएंगे अभी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं पाकिस्तान के चिड़ियाघरों की, जहां पे इस्लाहात नागुज़ीर हैं। और कराची चिड़ियाघर की हम बात करें तो वहां जो मादा रीछ है रानो, उसको इस्लामाबाद रिहैब सेंटर मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। और इस हवाले से इस्लामाबाद रिहैब की 3 रुकनी टीम कराची में मौजूद है। क्या हो रहा है और क्या रानो स्टाफ से मानूस हो चुकी है अब तक, और अदालत के हुक्म पर चीफ कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ जावेद महर की सरबराही में तश्कील दी गई कमेटी ने कराची चिड़ियाघर का दौरा किया ताकि वहाँ मौजूद जो रानो है रीछ, उसको दीगर जानवरों की जिस्मानी जहनी सेहत का जायज़ा लिया जा सके। और दौरे के दौरान फिर कमेटी के अरकान ने मुख्तलिफ पिंजरों का जब मुआयना किया तो जानवरों के रवैयों का मुशाहिदा भी किया गया और उनकी मजमूई सेहत का जायज़ा लिया गया। इस दौरे का मकसद ये यकीनी बनाना था कि जानवरों की देखभाल मुकर्ररा फलाही मयार के मुताबिक की जा रही है या नहीं, और ऐसे नुकात की निशानदही करना भी था जो मजीद बेहतरी के मुतकाजी होंगे। इस पर हमने बात करनी है। माहिरा उमर हमारे साथ मौजूद है बानी पाज। बहुत बहुत शुक्रिया माहिरा करने के लिए। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया आपका। अच्छा माहिरा, ये बताइएगा कि कराची चिड़ियाघर की जो मादा रीछ है रानो, उसको इस्लामाबाद रिहैब सेंटर मुंतकिल करने की तैयारियां हो रही हैं, तो कब तक आपको लगता है ये मुंतकिल कर दिया जाएगा? जी, रानो को बहुत जल्द मुंतकिल कर दिया जाएगा इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की सेंचुरी में। उसकी क्रेट ट्रेनिंग जारी है। अब वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है अपने क्रेट में, खुद अपने फ्री विल के साथ उसमें दाखिल हो, वहाँ उसको खाना मिलता है। तो बस ऑल लॉजिस्टिक्स आर बीइंग सेट इन प्लेस, और जब वो रानो तैयार होगी तो जब उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा माहिरा, ये भी बताइएगा कि रानो का जिस तरह से टीम ने मुआयना किया और फिर ये भी तस्दीक की है उन्होंने कि जो रानो है उसके जिस्म पर 3 जख्मों में अभी तक कीड़े पड़ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ चिड़ियाघर का दौरा करके जो जानवरों का ओवरऑल मुआयना किया गया, तमाम पिंजरों का जिस तरह से हालात आपने भी देखे होंगे, बेसिकली हालात हैं क्या ऑन ग्राउंड, क्या सिचुएशन है कराची चिड़ियाघर के जानवरों की, पिंजरों की क्या सूरत हाल है, आपने अपनी आंखों से क्या देखा? जी, कराची चिड़ियाघर या कोई भी चिड़ियाघर अगर हम में से कोई जाए तो जो जानवरों की सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। वो खामोश कैदी हैं, बेज़बान हैं, और हमें तो ये चाहिए कि अगर हम उनका दुख दर्द महसूस करते हैं, उन पिंजरों में उनके किस किस्म की जिंदगी बसर रही है। मैं आपको मिसाल दूं, जैसे अगर पॉक्यूपाइंस हैं, अब वो मिट्टी में रहने वाला जानवर है, वो डिगिंग करता है, उसको अगर सीमेंट पे रखा हुआ है बाथरूम टाइल के एक ऐसे पिंजरे में, तो उसकी तो जरूरियात पूरी नहीं हो रही है। और इसी तरह रानो का हाल भी सालों से सबके सामने है। पहले उसको एक सीमेंट के गड्ढे में रखा था, एक ब्लैक बेयर के साथ, जो कि 2020 में वो गुजर गया। और फिर जब से रानो अकेली है 2020 से लेके अब तक 2025 हो गया है इसी पिंजरे में, तो उसकी हालत बहुत ही खराब है। जख्म हो गया है, कीड़े पड़े हैं। और जो हिमालयन ब्राउन बेयर्स होते हैं वो हाइबरनेट करते हैं विंटर में। अब आपको तो पता है रानो को लाइकली देवसाई से पकड़ा होगा जब वो एक छोटी सी बेयर कब थी माँ से अलग करके, और कोई मे बी 20 साल से ज्यादा वो कैद है। तो इसी तरह और भी जानवर हैं, शेर हैं छोटे छोटे पिंजरों में। कल जो एक सर्वे हो रहा था वो मेरे ख्याल से पहली दफा जानवरों के नजरिए से एक सर्वे हुआ। तो वाइल्ड एनिमल्स की भी नीड्स होती हैं, उनको हमें चाहिए कि उनको रहने दें अपने इकोसिस्टम्स में। हमारे कराची के बाहर कीर्थर नेशनल पार्क है, और हमारे पूरे मुल्क में इतने बड़े बड़े नेशनल पार्क्स हैं, तो वहाँ वाइल्ड लाइफ होती है। अब वहीं से उनको पकड़ के, जैसे एक जैकल है, आप जाएं अगर कराची ज़ू, तो वो इतने पैनिक में ना पेस कर रहा होता है। तो ये एक स्ट्रेस की निशानी होती है। और जो ये रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, इसको ज़ूकोसिस कहा जाता है। बेसिकली उनके पास कुछ करने को नहीं होता। एक बंदर है जो सॉलिटरी आइसोलेशन में है, वो बार बार अपना सर जमीन पे लगाता है और अपने हाइंड क्वार्टर्स ऐसे ऊपर करता है। तो या तो वो तकलीफ में, या वो बिल्कुल ही उसका जहन जो है वो
काम नहीं कर रहा होता और वो से अजीब सा होता है। बिल्कुल मायरा, ये बात तो दुरुस्त है कि पिंजरों में जो है जानवर ऐसा फील करेंगे, लेकिन अगर आप मयार को मद्देनज़र रखें जिसमें उनको एक अच्छा माहौल भी दिया जा सके, तो आपको लगता है कि लाहौर के जो चिड़ियाघर हैं वो किसी हद तक इसमें कामयाब रहे हैं जानवरों को एक बेहतर माहौल फराहम करने में, चाहे लाहौर जू हो चाहे लाहौर सफारी पार्क हो? देखिए, कोई भी जानवर कैद खुश नहीं होता। आप उसका पिंजरा जरा बड़ा भी कर दें, जरा बेहतर बना दें निस्बतन, या बाहर हरियाली हो या ग्रीन स्पेसेस, तो आप जरा जाके थोड़ी देर उस जानवर के साथ बैठें, उसको ऑब्जर्व करें, तो आपको जरूर नजर आएगा कि वो कुछ साइकोसिस का शिकार है, वो पेश कर रहे होते हैं। तो कोई भी जो जू है वो एक जंगली जानवर की जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता। दे बिलोंग इन देयर इकोसिस्टम्स और उनका भी हक है कि एक आजाद जिंदगी जीने का। अब वक्त तो ये आया है कि ये जो सोच है जिसकी बड़ी एक अंधेरी तारीख है कि हम जानवरों को कंट्रोल करें, उन्हें पकड़ के इस तरह पिंजरों में रखें और जूज में जाके उनको देखें, तो इसका वक्त आया है कि हम जूज को खत्म करें और अपने वाइल्ड इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करें। कराची जू तो एक बोटेनिकल गार्डन होता था, वहाँ पे कराची के सबसे ज्यादा पुराने दरख्त हैं, सायेदार दरख्त हैं, वो एक हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे आप ट्रेल्स बनाएं, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएं, उधर नेचर वॉक्स हों, आप टॉक्स करवाएं। ये तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है कि एक जानवर बिल्कुल डिप्रेस्ड बैठा हुआ है पिंजरे में, बिल्कुल ही लिस्टलेस, और आप जाके उससे जो है लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अच्छा ठीक है माहिरा साहिबा, ये चीज़ जो आप जिक्र कर रही हैं बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि कैद में जिस किसी को भी रखा जाएगा तो वो अजियत का शिकारी होगा और नफ्सियाती आर्जे में ही मुब्तला होगा। लेकिन अगर जब रख लिया जाता है या इतने बड़े बड़े जू बनाए जाते हैं जब, उसके बाद इन जानवरों की प्रॉपर टेक केयर के लिए, जिस तरह से जहनी अजियत तो अलग है, लेकिन ये जो जिस तरह से जिस्मानी आर्जे में भी मुब्तला होते हैं बहुत सारे जानवर, जिस तरह से रानो है, अगर इसके जिस्म पर 3 जख्म हैं, पहले वो जख्म छोटे होंगे, फिर वो बड़े हुए होंगे और फिर उनमें कीड़े पड़े होंगे, एक प्रोसेस के थ्रू ये सब कुछ हुआ होगा। तो तब तक क्या इंतज़ामिया इतनी बेखबर होती है, इतनी गाफिल होती है कि वो ये देख ही नहीं पाते कि किसी जानवर को कोई तकलीफ है या कोई जख्म हुआ है? जी, हमने देखा था कि क्या हाल है वहाँ का, उधर वहाँ का जो वेटनरी हॉस्पिटल है। अच्छा। और जो उनके पास मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, तो उनके पास कोई स्क्वीज केज भी नहीं है, उनके पास कोई फैसिलिटीज ही नहीं है कि वो किसी भी जंगली जानवर को किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट फराहम करें। तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अगर वहाँ से जानवरों को सेंचुरीज मुंतकिल कर दिया जाए, उनके लिए कहीं और शहर से दूर कोई जगह बनाई जाए, कोई जहाँ पे वो एक बाकी की अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजार सके, और यहाँ पिंजरों को खाली किया जाए, हमारे ख्याल से तो ये वक्त आया है। हम ये नहीं सोचते कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी सेंसिटिव होते हैं और फिर वो जू जैसी जगह जाके वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, वो एंटरटेन नहीं होते क्योंकि वो दुख दर्द जानवर का महसूस कर सकते हैं। तो बिल्कुल ज़रानों को वो ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड हुई है जो जिसकी उसको ज़रूरत थी। उसके ज़ख्म को अच्छी तरह साफ करना था, बट इनके पास ना तो कोई स्क्वीज केज है जिसमें उसको रख के जानवर को बगैर सेडेशन के उसका इलाज किया जा सकता है। अब उसका इलाज जब ही होगा जब वो इस्लामाबाद सेंचुरी जाएगी जहाँ हरियाली होगी। अब उस दिन मैंने रानों को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाके, उसके पिंजरे के बिल्कुल साथ फनलैंड बना हुआ है, तो उसका शोर इतना होता है कि जब वो फनलैंड शुरू होता है तो वो अपने नाइट केज में जाके छुप जाती है। अब जब से उसकी ट्रेनिंग जारी है तो वहाँ वो बंद है फनलैंड, खामोशी है। और उस दिन शाम को उसने क्या किया, वो अपना सर ऊपर करके जो चिड़िया चहचहा रही होती हैं शाम को, उनकी तरफ बिल्कुल हम समझ रहे हैं, आपकी आवाज़ से भी समझ में हमें आ रहा है। और बिल्कुल बेज़बान जो जानवर हैं उनको समझना और फिर उनके लिए वो काम करना जो ज़रूरी है उनकी बका के लिए भी बहुत वक्त की अहम ज़रूरत है। माहिरा उमर हमारे साथ थी, बानी पाज गुफ्तगू कर रही थी इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कराची ज़ू की और वहाँ मौजूद रानों की। हम ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि गुज़िश्ता हफ्ते पीटीआई की साबका क़यादत की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई और साबका क़यादत ने साबिक सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से भी मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। फवाद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुल्की सियासी दर्जा हरारत को कम करने पर बातचीत होगी और तहरीक में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सब्तैन खान और दीगर रहनुमा मौजूद होंगे। पीटीआई की जो साबका क़यादत है उसकी जानिब से मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से भी मुलाकात का फैसला किया गया है और बानी पीटीआई से मुलाकात भी की जाएगी और पीटीआई की साबका क़यादत शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए भी सरगर्म है। पीटीआई की जो साबका क़यादत है उसने शाह महमूद कुरैशी को बातचीत के जरिए मामलात हल करने और सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए कायल करने की भी कोशिश की है। उधर जराए के मुताबिक सलमान अकरम राजा की PKLI अस्पताल आमद शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है। सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की आयादत की और मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस पर करनी जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जो साबिक रहनुमाओं ने मुलाकात की है लाहौर में शाह महमूद कुरैशी से भी, तो इन मुलाकातों को आप कैसे देखते हैं और क्या ये सूदमंद होंगी? देखिए, उन्होंने तो अपनी सियासत खत्म कर दी है। अगर वो फिर भी उनको पछतावा है और वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आ सके, उसके लिए कोई रोल अदा कर रहे हैं तो ठीक है, कफारा अदा कर लें, अच्छी बात है। सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए जो भी कोशिशें होंगी मेरे ख्याल से अच्छी होती हैं, लेकिन ये कि वो किसी के कहने पे या किसी के इशारे पर नहीं होनी चाहिए। बाकी फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, ये सारे हमारे दोस्त रहे हैं और दोस्ती तो खत्म नहीं होती है, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया इतने जल्दी में और प्रेशर के अंदर जो कुछ किया, मेरे ख्याल से उससे उनकी जो साख थी वो काफी मुतासर हुई। हालांकि इमरान खान ने बहुत बड़ी अहमियत दी थी इन सबको जो है इस वक्त, और हम पुराने लोग थे लेकिन हमें खान साहब पीछे धकेल देते थे। वो कहते थे कि नहीं, ये बहुत समझदार लोग हैं। तो इन समझदार लोगों ने जिस अंदाज में इमरान खान को बीच चौराहे में छोड़कर चले गए थे, तो हो सकता है वो इनका ज़मीर इनको मलामत कर रहा हो और ये कफारा अदा करने के लिए अपनी कोई कोशिशें कर रहे हैं। आगे कबूल होगा कफारा? खान साहब से भी इन्होंने मुलाकात करने का प्लान किया है। खान साहब आई डोंट नो, वो है अच्छे इंसान। खान साहब की एक आदत ये भी होती थी कि जब बहुत ही कोई उसका वो भी क्यों ना हो मुखालिफ, लेकिन जब सामने आता था तो खान साहब फिर माफ कर देते बहुत सारी चीजों में। अच्छा शौकत साहब, ये भी बताइएगा कि आपने जिक्र किया पुराने लोगों का, तो आप बताइएगा कि साबका पीटीआई का हिस्सा है या मौजूदा से पीटीआई का हिस्सा है? कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो पीटीआई हूँ ना, साबिका हूँ ना मौजूदा हूँ। मैं पीटीआई हूँ 96 से। वो भला इस सवाल का मकसद बेसिकली ये है कि देखें कि हमें नजर आ रहा है कि मरकजी क़यादत तो है जेल में, लेकिन अब जो नई क़यादत है आपस में बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। शौकत साहब उनके, बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा उनके इख्तिलाफात हैं, शेख वकास अकरम को देखें उनके भी इख्तिलाफात हैं, तो फिर ऐसे में जरा कंफ्यूजन रह जाती है। अच्छा, मजे की बात है, मेरे किसी से इख्तिलाफात नहीं है। मैं सिर्फ जो इमरान खान के लिए कोशिश कर रहे हैं मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, और बिला किसी झिझक के, बिला किसी ओहदे के, बिला किसी लालच के। अल्हम्दुलिल्लाह परसों भी शेख अकरम वकास साहब से बात हुई, मैं उनका मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको डिप्टी सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं मरकजी। मैंने कहा सर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। मतलब ये ओहदे शोदे ये उन लोगों को दे दें जो खुश होते हैं इस पे। हम तो वर्कर हैं, जो वर्कर हैं, तो आप पूरे पाकिस्तान का मुझे सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बना दे तो मेरे पे बोझ होगा ना। मैं इतना नहीं उठा सकता, इतना बड़ा बोझ। जितना मैं उठा सकता हूँ उतना मैं करूंगा। बहरहाल अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, खान साहब को डिफेंड करना है। तो आप शौकत साहब डिफेंड करते हैं मौजूदा क़यादत जो है पीटीआई की? इस वक्त आप देख रहे हैं कि तनकीद अपने रहनुमाओं की जानिब से भी हो रही है। देखिए, ये गलत है। मैं नहीं समझता कि नए पुरानों की कोई झगड़ा होना चाहिए। इस वक्त जो नए लोग हैं ना, उसमें आप देखें कि वो बड़ी मुश्किल वक्त में आए हैं, और
बड़े बड़े हिम्मत के साथ खड़े हैं। सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, ये लोग अगर उन पे तनकीद होती है ना तो ये गलत है। वो खड़े तो है ना, और बड़े मुश्किल वक्त में खड़े। तो मेरे ख्याल है कि इसमें ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं तो 96 से हूँ, मेरे पास होता क्यों नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझसे कोई मेरी शनाख्त तो नहीं छीन सकता, न मुझसे कोई ये कह सकता है कि जी आप मेरी शनाख्ती पीटीआई है, मेरी शनाख्ती इमरान खान है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका मीडिया एडवाइजर रहा, फिर उसके बाद 2009 से 13 तक उनका पॉलिटिकल एडवाइजर रहा, फिर 2013 में सेक्रेटरी जनरल बना सूबे का, फिर 2 दफा मिनिस्टर रहा। तो मेरे ख्याल से हमें जो उन्होंने शनाख्त दी है ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो हमें किसी ओहदे की जरूरत नहीं। और आप जैसे ही लोगों की मेरे ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्यादा जरूरत है, जिन्हें ओहदे की कोई लालच नहीं है और उसके बगैर ही वो अपना काम जिस तरीके से कर रहे हैं और जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं पार्टी को और खान साहब को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो मुलाकात सलमान अकरम राजा की भी हुई है PKI में शाह महमूद कुरैशी से, कितनी ज्यादा अहमियत की हामिल है इस वक्त में खास तौर पर, और आगे की क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी है? देखिए, स्ट्रेटेजी में पहले बात करूंगा इंशाल्लाह ताला है हमारी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आईन कानून के दायरे में रहकर कोई रास्ता निकालें, और उसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं। बैरिस्टर गौर साहब और बाकी जुनैद अकबर खान, ये सारे लगे हुए हैं कि कोई आईनी रास्ता निकल सके, कानूनी रास्ता निकल सके। जो ज्यादतियां हुई हैं उनको एक तरफ रख के कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे मुल्क जो इस वक्त मुश्किलात है उससे निकल सके और हम सब मिलकर मुल्क के दिफा के लिए खड़े हो जाएं। एक तो ये रास्ता है कि जो कानूनी आईनी, जिसके लिए हम अक्सर अदालतों में भी चले जाते हैं कि जी हमारे वज़ीर आला को मुलाकात की इजाजत दी जाए, हमारे लोगों को ना रोका जाए, खान साहब की फैमिली को ना रोका जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत की तरफ से वो ताउन सामने नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि वज़ीर आला को अभी तक मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, फिर अदालती फैसले आ गए, उन फैसलों का जूते की नोक पे रख दिया गया है कि अडयाला जेल के एक सुपरडेंट ने, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अदालतें बेबस नजर आ रही हैं। तो ऐसे में फिर जब अदालतें बेबस हो जाती है ना तो फिर फैसले सड़कों पे होते हैं। बिल्कुल तो यही, लेकिन जो मुल्क के हालात हम देखते हैं बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, और उन मुश्किलात में देखकर फाइनली फिर फैसला तो पार्टी नहीं करना है। फिर फैसला किया गया है कि एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया गया? फिर नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी हुआ नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो सुन रहे हैं मुझे, जो हल्के हमारे जो फाकी वज़रा और प्राइम मिनिस्टर और ये सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि PTI खत्म हो गई, तो आपने देखा लाहौर में जो सिर्फ वकला का ही इलेक्शन आप देख लें तो उसमें आपको अंदाजा हो गया होगा। इसी तरह कोई भी आप इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए, ये जो चीजें है ना, चाहे पार्टी कम हो, बड़ी हो, छोटी हो, लेकिन उनके हर एक की अपनी एक पार्लिमानी उसमें एक अहमियत होती है। इस वक्त हमारी दूसरी नंबर सबसे बड़ी पार्टी है कौमी असम्बली में, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है इन सबको मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे मुश्किलात हमने देख ली, बहुत से। लेकिन अब हुकूमत को चाहिए कि आईन कानून पे अमल दरामद शुरू करा दे। सिर्फ एक PTI को दीवार से लगाने के लिए सारे कानून का तलपट ना करे। जो 26वीं आईनी तरमीम, फिर अब 27वीं आईनी तरमीम लाने की कोशिश है, इससे तो मैं समझता हूँ कि मुल्क का निजाम जो है खत्म हो जाएगा। जबरदस्ती न किसी पार्टी को खत्म किया जा सकता है, न किसी का नजरिया खत्म किया जा सकता है। अगर खत्म होता तो 9 मई के बाद जो जुल्म ज्यादती हुई खत्म हो जाता। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि हमारे सलमान बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे आप शौकत यूसुफजई साहब जी, ठीक है, मिलते हैं शाह कुरैशी साहब और बहुत सारे हमारे जो चौधरी साहब हैं, इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और हमें उनके लिए भी आवाज उठानी चाहिए और पूरी पार्टी को मुत्तहिद होकर इस वक्त, क्योंकि पार्टी अगर डिस्टर्ब होगी, नए पुरानों के चक्रों में पड़ेगी तो इससे नुकसान होगा पार्टी को। मैं तमाम लीडरशिप से अपील करूंगा कि वो सब मिलकर एक हो जाए और हम आईन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग लड़े। अगर आईन कानून की बालादस्ती होगी तो इमरान खान खुद निकल आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ की जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कराची में जो ई-चलान निज़ाम है उसका नफाज हुआ 7वां दिन है और करीबन 28,000 से ज़ायद चलान अब तक हो चुके हैं।
इसमें ज़्यादातर जो चलान है वो सीट बेल्ट ना बांधने और हेलमेट पहनने पर किए गए हैं और ओवर स्पीडिंग पर भी हैं। साथ साथ जो रेड सिग्नल है उसको तोड़ने पर, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर जो चलान है वो जारी किए जा रहे हैं। ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत का मुतारिफ करदा ई चालान सिस्टम शहरियों के लिए एक नया अजाब बन चुका है, ऐसा शहरी कह रहे हैं। शहर की जो बेशतर शाहराएं हैं वहां पर वो कहते हैं कि जी ना लेन मार्किंग मौजूद है, ना स्पीड लिमिट के बोर्ड्स हैं, जबकि 70% जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो भी खराब है। तो शहरियों का मजीद ये कहना है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है और ऐसे हालात में दुबई तर्ज के ई चालान निज़ाम का नफाज गैर मुनसिफाना है। और अगर हुकूमत वाकई ट्रैफिक नज़्मो ज़ब्त चाहती है तो पहले सड़कों की मरम्मत तो करें, लेन मार्किंग करें, सिग्नल सिस्टम की बेहतरी पर तवज्जो दे। शहरियों ने मजीद ये भी कहा कि ई चालान सिस्टम अपनी जगह मस्बत कदम है, मगर जब तक बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है वो दुरुस्त नहीं किया जाता, ये तमाम इकदाम बेसूद ही रहेंगे। इस पर हमने बात करनी। हाँ, इस पर बात करनी है हमने। और हिना, आप देखें कि जो चलान कराची में इस वक्त हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा है उससे जो कि लाहौर में हो रहे हैं। जिस चलान का लाहौर में जो वो है चलान की फीस वो 2000 है, वो वहाँ 5000 है। और जिस तरह दुबई तर्ज की हम बात कर रहे हैं कि जो दुबई तर्ज की पर ये बनाया गया है सेटअप सारा, उसमें इतने बड़े बड़े चलान करना इस महंगाई के दौर में जहां पर आपके हाथ बस में बाकी चीजें भी नहीं है वो निकलती जा रही हैं, ये चलान भरने के लिए जो है एक नया सिस्टम उन्होंने मुतारिफ कराया है। साजिद रऊफ हमारे साथ नुमाइंदा कराची मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। साजिद, सबसे पहले कि कराची के जो लोग हैं क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं? अब तक इतने सारे ई चलान फिर से हो गए, 7वें दिन भी जो है हम देख रहे हैं 28,000 के करीब हो गए हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात अब लोग वहाँ के जो है वो जाहिर कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आज तकरीबन एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान के जो निज़ाम था उसको नाफिज करते हुए। अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो सबसे जो टोटल मजमूई जो ई चालान की तादाद है वो तकरीबन 28,000 से तजावुज़ कर गई है। अगर इनमें हम इसका जो जायज़ा लें तो उस जायजे के अंदर ही हमें पता चलता है कि ट्रैफिक पुलिस ने सबसे ज़्यादा जो चालान किए हैं वो किए हैं गाड़ियों में सीट बेल्ट ना बांधने पर और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर। ये दो वायलेशन है जो ट्रैफिक पुलिस ने सबसे ज्यादा इन दो वायलेशनों के ऊपर जो है ई चालान जारी किए। अब बात आ जाती है कि शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या था। बिल्कुल देखिए, शहरियों के रद्द-ए-अमल जो है हम पहले दिन से ये बात करते हुए हैं कि जो शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है इस काबिल नहीं है कि आप जो ये ई चालान जो है वो नाफिज कर दिया जाता। सड़कों की टूट फूट है, जेब्रा क्रॉसिंग की बात करें, लैंड मार्किंग की बात करें, तजावीज़ात की बात करें, शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जो लोग जो है वो काफ़ी हमें नाला दिखाई देते हैं। नंबर 2, अगर हम ई चालान के सूबे पंजाब सूबे से अगर हम इसका जायज़ा लें तो जो सूबा पंजाब में अगर 200 रुपये का चालान है तो वो कराची के अंदर जो ई चालान जो नाफिज किया उसकी तादाद वो रकम का जो जुर्माना है वो तकरीबन 5,000 है। लोगों का बड़ा कहना है कि एक सूबे में जो है वो 200 रुपए का जुर्माना किया जा रहा है, जबकि दूसरे सूबे के शहरियों पर जो है 5,000 इंतजामिया का क्या कहते हैं, क्यों इतने भारी भरकम चालान कराची में? देखिए, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि भारी जुर्माने का मकसद ये था कि कराची के शहरियों में ये खौफ पैदा करना है, ये डर पैदा करना है ताकि वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें। लेकिन अगर हम बात करें, अगर जब तक आप कराची के शहरियों को सहूलियत फराहम नहीं करेंगे, एक निज़ाम फराहम नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है वो जो है इस किस्म के चालान जो है वो नाफिज करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ट्रैफिक पुलिस के लिए। सबसे पहले आपको जो है शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना चाहिए था। तमाम सिग्नल्स जो है वो प्रॉपर काम कर रहे होते, जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी, लैंड मार्किंग की जानी चाहिए थी, जुर्माने कम रखने चाहिए थे। आपको मजे की एक और बात बताऊं कि कराची में जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसके तहत जो तकरीबन 12,000 से ज़ायद कैमरे लगने हैं, लेकिन सिर्फ अभी जो है वो 1,073 कैमरे जो है वो लगे हुए हैं, जिनमें ANPR जो कैमरे हैं उनकी तादाद 1,000 से ज़ायद है। 10% कैमरे भी नहीं है अभी शहर के अंदर। और जो है हुकूमत की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक जो निज़ाम जो है कराची के शहरियों के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। चाहिए ये था कि शहर में अगर आप तकरीबन निफ्ट कैमरे यानी 50 कैमरे भी लगा दिए जाते हैं, उसके बाद ये निज़ाम तो ठीक करके जो है वो इतने सारे कैमरे लगते हैं तो अभी तो 28,000 चालान हुए हैं, फिर पता नहीं कितने होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आगाह करने के लिए। इस वक्त तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नादिर साहब, बहुत बहुत ज्वाइन करने के लिए, कैसे आप?
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नादिर साहब इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशंस हैं लोगों को, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है उन्होंने पूरे इंतज़ाम नहीं किए लेकिन कैमरे लगा के चलान शुरू कर दिए हैं। इस पर क्या रद्द अमल देंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। एटलीस्ट पिछले 3 महीने से तो अवेयरनेस कैंपेन हमने इनिशिएट कर दिया था। खुद डीआईजी ट्रैफिक जो है वो सड़कों पे मौजूद थे अपने अमले के साथ, और जगह जगह उन्होंने प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन का इनकाद किया था। इसके अलावा अभी सबसे जो अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने ये डिसीजन किया है कि जो पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम जो ऑफेंडर्स है वो विद इन 10 डेज जाके अपना खुद अपॉलॉजी लेकर वेव करा सकते हैं अपना चालान। तो ये भी एक तरह से अवेयरनेस ही हो गया ना कि पहली दफा अगर आपसे गलती हो गई, आपको नहीं पता था, तो आपको चालान देने की जरूरत नहीं है। आप इन पर्सन जाके इस चीज को सिर्फ अपोलोजाइज करें, माफीनामा बिल्कुल नादिर साहब, मांगे। और अप्रिशिएट भी करते हैं हम जिस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, जिस तरह से सीएम साहब ने कहा था उस चीज को भी। लेकिन जो लोग हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात कुछ इस तरह से वो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हाल है, लेन मार्किंग नहीं है, जो सिग्नल सिस्टम है वो खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो चलान लग रहे हैं लोगों को, वो इस पर परेशान है और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये दुबई तर्ज का ई चलान सिस्टम ये जो है इसका नफाज अगर करना है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया जाए पहले। देखिए, पहले इसकी तो मैं इस तरह आपको मिसाल दूंगा ना कि अगर आपको बुखार है और दांत में दर्द है तो आप बोलें क्योंकि आपके पास बुखार की गोली नहीं है तो आप दांत का दर्द का भी इलाज ना करें। एक छोटा सा मैं आपको लाइटर नोट में एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा। बट इंशाल्लाह इन द फ्यूचर ये देखिए ना, आप सिर्फ 6-7 दिनों में अगर 28,000 चालान हो गए, ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेशन, ये मेरी जेब में या सीएम सिंध की जेब में नहीं जा रहा है, ये हुकूमत के खजाने में जा रहा है। और इंशाल्लाह इसी पैसे से फिर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी दीगर जो सिविक सर्विसेज होती है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि कराची को हम दुबई से भी बेहतर बनाएंगे। जिस तरह की रेवेन्यू जनरेशन सिर्फ इन फाइन्स में होगी। और ये देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि शहरियों के जेब से पैसे निकालना, हमारा मकसद ये है कि जो ट्रैफिक का फ्लो है उसको आसान करना। कराची के अंदर बहुत ज्यादा, मैं भी इसी शहर कराची में रहता हूँ, बहुत ज्यादा कंजेशन हो गई थी, ट्रैफिक वायलेशंस, एक्सीडेंट्स हो रही थी, यंग बच्चे, अंडर एज ड्राइवर्स गाड़ियों की ड्रिफ्टिंग, गाड़ियां भगाना, इस तरह की वायलेशंस कर रहे थे। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्करेज होगी और ओवरऑल निजाम बेहतर होगा। ये निजाम सिर्फ आज या कल के लिए नहीं होंगे, इंशाल्लाह ये चलता रहेगा और इसमें जो जो खामियां आएंगी उसको हम इम्प्रूव करते रहेंगे। और ये इसके ऊपर कोई आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि जनरेशन, जो रेवेन्यू जनरेशन होगी इससे। लेकिन ये बताइएगा कि लाहौर में जो है उन्हीं जुर्मानों के बहुत कम पैसे हैं और जो कराची में हम देख रहे हैं वो दुगने से भी ज्यादा है। किसी का अगर 200 का चालान है यहाँ पर वो 2000 का है, कुछ 2000 का लाहौर में है तो कराची में 5000 का है। इतना फर्क क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये है कि लाहौर में बहुत पहले से ही सिस्टम आ गया था, तो आई गेस उस वक्त शायद उस तरह की महंगाई नहीं थी मुल्क में, तो कम रेट रखे गए थे। अभी हमने 2025 में ये चीज स्टार्ट की है। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि लोग गाड़ियों में बेतहाशा काले शीशे, ब्लैक टिंटेड विंडोज लगवा रहे हैं और आज भी लगे हुए हैं। 5000 ऑन एवरेज लगता है एक गाड़ी के ब्लैक टिंट्स कराने में। और अगर पहले जैसे माजी में कराची सिंध के अंदर जो इस पे वायलेशन के जो चालान था वो 2000 रुपए था, लोग कहते थे भाई 2000 दे के 5000 के जो टिंट्स है कोई मसला नहीं, चला लो। अभी कम से कम इस तरह के हमने चालान लगाया है उस पे, ब्लैक टिंट्स पे और दीगर वायलेशंस पे, कि लोग अब डिस्करेज होंगे। इसका मेन मकसद ये डिटरेंट वैल्यू, लोग वो करेंगी नहीं, वो वायलेशन करेंगी नहीं। जैसे मोटरसाइकिल के ज्यादातर जो इशू हो रहे हैं चालान, वो हेलमेट ना पहनने के हो रहे हैं। अब हेलमेट मिल जाता है आपको 1000-2000 का मिल जाता है ऑन एवरेज। लोग अब यही बोलेंगे भाई 5000 का चालान देने से अच्छा है। तो नादिर साहब, आप ये जो रेवेन्यू जनरेशन है फिर इससे आगाही मुहिम भी चलाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि जो तबकात मोटरसाइकिल्स पे जो हेलमेट नहीं पहनते हैं इनको अक्सर पता भी नहीं होता है कि इतने सख्त जुर्माने इन पर हो सकते हैं। तो क्या फिर आप एड्स चलाएंगे इसको लेकर? देखिए, अब तो सोशल मीडिया पे जितने मीम्स चल रहे हैं, अब तो बच्चे को पता है कि इस तरह के चालान चल रहे हैं। और लेकिन वो तस्दीक शुदा नहीं होते। नहीं, अभी तो अब पूरे कराची को, एटलीस्ट पूरे पाकिस्तान को, बल्कि मैं कहूँगा कि कराची में इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं। और आई थिंक सब मोटरसाइकिल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, गाड़ियां चलाने वाले सब इस चीज से बाखबर हैं कि बहुत ज्यादा चालान इशू हो भी रहे हैं और लोग अभी मोहतात भी हो गए। और अगेन वही वाली बात हो गई कि पहली दफा ऑफेंस पे आप जाके विद इन 10 डेज आप माफीनामा ले सकते हैं, वेव करवा सकते हैं।
और इंशाल्लाह 10 दिन का बहुत टाइम है ये, 10 दिन के बाद आप हेलमेट भी ले लेंगे, आप सीट बेल्ट भी पहन लेंगे, गाड़ियों के काले शीशे भी उतार लेंगे। अच्छा नादिर साहब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक तो ये कि क्या ये जो जुर्माने इतने ज़्यादा हैं और शहरी शिकायत भी कर रहे हैं, क्या हो सकता है ऐसा कि इनमें एक दफ़ा नज़रसानी इन पर कर दी जाए? और दूसरा ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं, जो जमात इस्लामी है वो भी खुश नहीं दिखाई दे रही और MQM भी कह रही है, बल्कि फारूक सत्तार साहब तो कह रहे हैं कि अगर नहीं ये बंद किया सिस्टम इन्होंने तो फिर वो 60 लाख जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनके साथ धरना दे देंगे। तो आप क्या कहते हैं, इस तरीके से किसी एक सिस्टम की जो कि नाफिज कर दिया गया है जिसका मकसद अच्छा है, इस तरह से उसके खिलाफ मुहिम चलाना क्या दुरुस्त चीज़ है? देखिए अल्लाह का शुक्र है, एटलीस्ट मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि मीडिया और तमाम जो बाशऊर पढ़े लिखे तबका जो है या जो एहसास रखता है इस शहर के ट्रैफिक के निज़ाम के मसलों के ऊपर, वो ये चीज़ मान रहा है कि ये चालान सिस्टम अच्छा है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स आने की ज़रूरत है, मगर ओवरऑल ये जो सिस्टम है ये अच्छा है बिकॉज करप्शन ख़त्म हो रही है, ट्रैफिक फ्लो बेहतर हो रहा है। तो इसके ऊपर भी अगर ये अपोजिशन की पार्टी सियासत कर रही है तो इसका तो यही सिर्फ मकसद है ना कि सिर्फ सियासत बराए सियासत है, और उनकी जो अल्लाह माफ़ करे उनकी जो दुकानें बंद हो गई थी, वो एक तरह से सेमी रिटायरमेंट में सारी अपोजिशन पार्टीज बैठी हुई थी, तो उनको एक मौका मिल गया दोबारा से सियासत करने का, जैसे माजी में भी छोटे छोटे इशू को लेकर सियासत करते हैं वो इसी तरह से वो अलाइव रहते हैं सुर्खियों में और खबरों में, वरना तो उनको कोई पूछता भी नहीं, उनको वोट तो मिले है नहीं शहर में। तो इसी चीजों को इस्तेमाल करके वो कोशिश करते हैं कि अपनी सियासत को ज्यादा। नादिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। जरूर करें चलान और बड़ा अच्छा सिस्टम है जिससे आप रेगुलर सकते हैं सड़कों को, लेकिन इसके साथ साथ ख्याल रखें कि ये बहुत जो है ना इरेगुलर कर देता है उन लोगों की कमाइयों को जो कि मतवसत तबका है, जो 40-50 हज़ार कमाता है, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए के अगर उनके चलान होंगे तो सारा बजट जो है ना उनका इरेगुलर हो जाएगा। उनका भी ख्याल रखें, जुर्मानों का नजरसानी करें, और साथ साथ अगर आप जुर्माना ही लेना चाहते हैं और किसी ने हेलमेट की बुनियाद पर जुर्माना नहीं जो है भरा तो उसको हेलमेट से नवाज दें ताकि वो हेलमेट भी ले ले, उसके पैसों से कोई चीज़ उसको उसके एवज मिल भी जाए और उसके साथ जो है सड़कें भी रेगुलेट हो जाएं। अभी ब्रेक जाए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन आप कुछ बात करते हैं CSS की, और CSS का जब भी हम जिक्र करेंगे हमारे जहन में आएगा मुश्किल तरीन मुकाबले का इम्तिहान। जी हाँ, CSS इम्तिहान 2024 के नताइज का ऐलान हुआ है जिसके मुताबिक कामयाबी की शरह सिर्फ 2.48% रही और इम्तिहान में 15,602 उम्मीदवार शरीक थे, जिनमें से सिर्फ 229 उम्मीदवार कामयाब हुए, 119 मर्द और 110 खवातीन कामयाब उम्मीदवारों में शामिल थे, जबकि सिर्फ 397 उम्मीदवार पहले मरहले का टेस्ट पास कर सके। और आप बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में CSS के इम्तिहानात कितने ज़्यादा सख्त होते हैं। तलबा कई महीनों की दिन रात मेहनत के बाद इसमें हिस्सा लेते हैं, मगर बहुत कम, शायद सबसे ज़्यादा होनहार तलबा ही इसमें कामयाबी हासिल कर पाते हैं। जहाँ तक इन इम्तिहानात में टॉप करने की बात है तो ये बिलाशुबा गैर मामूली और बहुत बड़ा कारनामा है जो अंजाम दिया है मोहम्मद शाफे एजाज ने, जो CSS 2024 के टॉपर हैं। दूसरी पोजीशन सना रसूल, जबकि तीसरी पोजीशन मोमिना अजहर ने हासिल की है। मजीद शाफे एजाज हमारे टॉपर हमारे साथ मौजूद करते हैं। शाफे बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया अपने शो में। बिल्कुल। और शाफे सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे आपको, आपने ना सिर्फ मुकाबले का इम्तिहान पास किया है बल्कि टॉप किया है। आगे ही इतना मुश्किल होता है मुकाबले का इम्तिहान और उसमें भी टॉप कर जाना, क्या लगता है कि क्या खास बात थी आपकी तैयारी में जो आप ये कारनामा सर अंजाम दे पाए? जी मैं तो समझता हूँ कि ये अल्लाह's ब्लेसिंग है टॉप करना। इसमें कोई भी कैंडिडेट एक्सपेक्ट तो नहीं करता टॉप करने के बारे में, और काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग होते हैं, तो टॉप पोजीशन पे आना तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला की बिल्कुल एक ब्लेसिंग है। और सेकेंडली कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अच्छी बुक्स पढ़ना और अच्छा रिटन एक्सप्रेशन हो और अपने ऑप्शनल और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को अच्छी बुक किताबों से कंसल्ट करना, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इम्तिहान में अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा शाफी ये बताएं कि इसके पीछे, इस इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे कितने महीनों या सालों की मेहनत थी? कब से आप प्रिपेयर कर रहे थे CSS के लिए? जी मैंने 2022 में प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस पंजाब को ज्वाइन किया था और उसी के दौरान मैंने इसके बारे में सोचा कि मैं CSS में मुझे अप्लाई करना चाहिए, तो मैंने 2024 में अप्लाई किया और 2025 में हमारा ये रिजल्ट आया।
बिल्कुल। तो शाफी ये भी बताइएगा कि लोग कहते हैं कि बादाम खाने से जो है ना वो ज़हन तेज होता है, तो आपने कितने खाए? जी बिल्कुल, मैं बादाम अखरोट वगैरह आपने बहुत सारे खाए हैं हमें लगता है, जो आपने टॉप ही कर लिया। अच्छा ये बताएं शाफे कि दूसरी और तीसरी जो पोजीशन है उस पर लड़कियां हैं। लड़कियां अमूमी तौर पर पढ़ाई में होशियार होती हैं, लड़कों की निस्बत ज़्यादा मेहनत भी करती हैं, तो फिर आपने कैसे पछाड़ दिया उन्हें? अमूमी तासुर तो यही है कि लड़कियां जो हैं वो खूब मेहनत करेंगी और टॉप वही करेंगी। जी बिल्कुल, लड़कियां ज्यादा मेहनत करती हैं, मैं एग्री करता हूँ इस स्टेटमेंट से। बस इसके अंदर कुछ मेरा इंटरव्यू अच्छा हो गया और रिटन में भी मार्क्स अच्छे थे, तो शायद उस वजह से पोजीशन मेरी आ गई। लेकिन 100% लड़कियां आजकल के दौर में हर पोजीशन लड़कियां ले रही हैं, अल्लाह ताला। शाफी तो आप बताइएगा कि आपको लगता है कि सिर्फ जो होनहार तालिब इल्म है वो ही इसमें सबकत ले जा सकते हैं, या कोई भी एवरेज तालिब इल्म भी है अगर वो मेहनत करता है तो उसके बलबूते पर वो इन इम्तिहानात को क्रैक कर सकता है? जी मैं समझता हूँ कि ये एग्जाम टोटल आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं भी एक हम्बल बैकग्राउंड है, मैं भी एक विलेज से हूँ, जाम के चीमा तहसील डस्का में, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। तो अगर मैं अपने आप को भी कंपेयर करूं तो बड़े स्कूल और वो कॉलेजेस उस तरह का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसमें मेहनत करें, आप अच्छे रिसोर्सेज यूज करें पढ़ने के लिए, अच्छी किताबें पढ़ें, तो आप ये एग्जाम बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा शाफी ये भी बताएं कि आपकी किस शोबे में ज्यादा दिलचस्पी है और इन फ्यूचर कहाँ देखते हैं अपने आप को? जी मैंने इसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को सिलेक्ट किया था अपने फर्स्ट प्रेफरेंस, तो मैं आगे इसी को ही ज्वाइन करूंगा। और इसकी डिफरेंट पोस्टिंग्स होती हैं हर ग्रेड के लिहाज से, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। मैं अपने एप्टीट्यूड से और अपने जो मेरा इंटरेस्ट था उसके मुताबिक मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया। तो आपके दीगर इंटरेस्ट क्या थे जो आपने मुंतखब किए थे? सेकंड प्रेफरेंस मेरी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान थी, और थर्ड प्रेफरेंस मेरी पाकिस्तान कस्टम सर्विस थी, और फोर्थ फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने 4 प्रेफरेंसेस दी। ठीक है। अच्छा शाफे ये बताइएगा कि आइंदा इन इम्तिहानात में जो हिस्सा लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक दफ़ा क्लियर नहीं कर सके, दोबारा उन्होंने अटेम्प्ट करना है, उनके लिए क्या कोई ख़ास पैगाम देंगे? जी मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अच्छा पढ़ा करें जिसकी वजह से आप अच्छा लिखेंगे। मैंने हमेशा जो लेटेस्ट मार्केट में बुक्स आती थी उनको मैं पढ़ता था। बुक रीडिंग की मेरी एक हॉबी भी थी। मैं हर हफ्ते कोई ना कोई एक नई किताब मेरे पास होती थी। तो मैं यही कहूँगा कि आप अच्छी बुक्स पढ़ें, उनको खरीदें, आप उनके बारे में रिसर्च करेंगे कौन सी मार्केट में अच्छी बुक आई है, अपने सब्जेक्ट्स के लिहाज से उसको, उसके रेफरेंसेस और कोट्स यूज़ करें अपने पेपर्स में, तो आपके काफ़ी इसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शाफी एजाज हमसे गुफ्तगू करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपने टॉप किया है और अब बॉल आपके कोर्ट में है। जो आप शोबा मुंतखब करना चाहें वो आप कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तान को बेहतरीन सर्व करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं निकले तेरी तलाश में। आज बात हो रही है सैकड़ों कमरों वाली ज्वाला सिंह संधू हवेली की दिलचस्प तारीख पर। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तार साहब की किताब लाहौर से फ्लोरिडा पर बातचीत का सिलसिला जारी है और इस वक्त मुस्तनसर हुसैन तार साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब। तार साहब, आपने इस किताब में हवेली ज्वाला सिंह सिद्धू का जिक्र किया है और बहुत बड़ी हवेली है। उसके तो जो नंबर ऑफ़ रूम्स या कमरे हैं वही इंसान को तहय्युर में डाल देते हैं। इस हवेली के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बुनियादी तौर पर जितनी भी हवेलियां हैं तारीखी जी, वो सब की सब ऑलमोस्ट सिखों की और हिंदुओं की बनाई गई। दे हैड द मनी, दे हैड द मतलब कि कमिटमेंट भी थी उनकी। तो कहते थे ना कि जो बनिया है वो 2 मौक़ों पे पैसे लगाता है, एक शादी के मौके पे और एक मकान बनाने के मौके पे। बाद में वो कंजूस हो जाता है। तो लाहौर में भी आप जो बड़ी हवेलियां देखेंगी वो सब की सब ज़्यादातर सरदारों की। मसलन लाल हवेली जिसको अब कहा जाता है, जो मेरे नावल राग के हवाले से भी पहचानी जाती है। मैंने पूरा सिनारियो उस हवेली में रखा, उसको मैंने देखा बहुत अच्छी तरह, और आई होप कि उसको रेनोवेट किया जाएगा, क्योंकि जब मैं गया था तो वहाँ जूतों की दुकान थी, और वो भी एक सिख सरदार ने, जाहिर के बड़ा को अहम ओहदे पे फाइज होगा,
उसने अपनी महबूबा के लिए बनाई थी। महबूबा का नाम मैंने दारो रखा था। आई डोंट नो कि हिस्टोरिकली ये करेक्ट है या नहीं, तो वो लोग जो उसको अब दारो की हवेली कहते हैं वो करेक्ट कर लें कि ये एक फिक्शनल नाम था, वो मैंने रख दिया। उसके बाद आप देखें नौनिहाल सिंह की हवेली, शुक्र है कि वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है, वो ख़राब नहीं हुई, वो ऑलमोस्ट उसी हालत में है। हवेली ध्यान सिंह है, इसी तरह अमीरों की हवेली, इस तरह बहुत सारे, बल्कि बुलाकी शाह वाज एट दैट टाइम, वो जो कहते हैं ना कि एक सबसे बड़ा बैंकर था इस पूरे खित्ते में, कहते थे आधा लाहौर बुलाकी शाह का मकरूज, और उसकी हवेली भी मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है, गुजर खान में जाएं, आप गुजरांवाले में जाएं, छोटे कस्बों में जाएं, यहाँ पे पाकपटन के रास्ते में हवेली बुढ़न शाह है, वो इतनी शानदार है कि यू कांट इमेजिन। उसको रेनोवेट नहीं किया गया अच्छी तरह, लेकिन इट्स ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो इसी तरह मुझे जब खबर मिली कि पढ़ाना जो है बिल्कुल बॉर्डर पे वाक़ है, हम वहाँ पे गए और वहाँ पे वाकई यानी आप इधर वो खेत में हल चला रहे हैं और इधर हमारे खेत है, चुनांचे बिल्कुल बॉर्डर पे वाक़ है पढ़ाना। तो पढ़ाना जो था वहाँ पे एक सरदार थे, सरदार सिंधु। अच्छा। वो भी मतलब कि ऑब्वियसली किसी बड़े ओहदे पर फाइज होंगे, तो उन्होंने अपने लिए हवेली बनाई थी। और तब ये कहा जाता था कि उस हवेली की ईंटें आई थी बुद्धू के आवे से। बुद्धू के आवे? और दिनों रात आप बुद्धू के नाम से, बुद्धू का आवा टिल रिसेंटली, आवे से मुराद है जहाँ पे ईंटें बनती, आवा नहीं कहते, बुद्धू आवा। तो वो आवा था, वहाँ से ईंटें बनती थी। तो कहा जाता है कि बुद्धू के आवे की ईंटें इसमें इस्तेमाल इस तरह हुई थी कि एग्जैजुरेशन है, ज़ाहिर रवायत है कि गधों की एक कतार जो थी बुद्धू के आवे से लेके पढ़ाना तक आती थी, खाली होकर वापस जाती थी और फिर और ईंटें लेती। और जब आप उस हवेली के खंडर को देखते हैं तो आपको यकीन आ जाता है कि बुद्धू साहब ना को 5 साल इसी हवेली के लिए ईंटें बनाते रहे। तो पार्टीशन पर वहाँ पे जो संधू साहब हैं अब मौजूद, जो हवेली के मालिक हैं, उनका कहना है कि उनके दादा मुसलमान हो गए। सही। उनका ये कहना है कि भाई वो 10 साल पहले हो गए थे। कुछ का कहना है कि नहीं, पार्टीशन पे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे सिख खानदान जो थे वो पार्टीशन पर मुसलमान हो गए थे। यानी नकई वगैरह पूरे सरदार जो है साहिवाल की तरफ, उन्होंने ज़मीनें छोड़ने से इनकार कर दिया था, मुसलमान हो गए। क्योंकि जाटों में ये कहा जाता है कि मज़हब की अहमियत नहीं, ज़मीन की अहमियत। चुनांचे वो हवेली जो है वो वेल केप्ट तो नहीं है, इसलिए कि उसकी रेनोवेशन पे बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती, करोड़ों रुपए खर्च होती। और ज़ाहिर है जिन्होंने इनहेरिट की है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि जो भी लोग जाते हैं उन्हें वो हवेली दिखाते हैं और खाना भी खिलाते हैं साथ। उस हवेली की 3 मंजिलें हैं। बाहर से उसकी दीवार इस तरह लगता है जैसे अलहमरा स्पेन की दीवार होती है ना, इस तरह हैबतनाक ह्यूज दीवार है उसकी। और 3 मंजिलों पे मुख्तलिफ कमरे हैं और नीचे जो दालान है ऊपर से ओपन है, जिस तरह हवेली हुआ करती थी। और उसमें जाहिर है कि मेहराबें हैं, कहीं कहीं नक्काशी है, वहाँ भैंसें बंधी होती हैं। और मैं समझता हूँ कि भाई हवेली को आबाद रहना चाहिए, चाहे उनमें इंसान हो या जानवर। जब तक उसमें लोग सांस लेते हैं तब तक वो हवेली भी सांस लेती रहती है, और जब वो उजाड़ होती है तो फिर वो मर जाती है। तो उसकी जो 3 मंजिलें हैं उसमें मेरा ख्याल है 100 के लगभग कमरे होंगे, जिनमें से अभी तक मेरा 20-30 ओरिजिनल हालत में मौजूद है। सही, सही। और वहाँ एक ऐसी सुरंग भी देखी हमने। अगेन इट्स ए फैंटेसी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि तारीख का कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से सच शुरू होता है, कहाँ से उसमें फैंटेसी शामिल हो जाती है। हम पाकिस्तान की तारीख देखें तो उसमें भी आपको यही नज़र आएगा। चुनांचे ये कहा जाता था कि यहाँ से अमृतसर तक ये सुरंग थी, और सरदारनियाँ रूपोश होने के लिए, क्योंकि उनमें भी पर्दा बहुत था, वो यहाँ से बग्गियों में बैठ के इस सुरंग में वहाँ तक जाती है। अब मेरी ख्वाहिश है कि वो हवेली जो है
पूरी की पूरी तो नहीं है, लेकिन पार्ट ऑफ दैट कैन बी रेनोवेटेड एंड इट कुड बी ए बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन, नॉट फ्रॉम मतलब द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सरदार्स, बल्कि हमारी जो इंटरनल टूरिज्म है, क्योंकि एक जो ख़ास तौर पे हमारे व्लॉग करने वाले उनमें से बेशतर का इल्म तो कम है, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने दूर दराज के इलाकों में जो आसार ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को खबर नहीं थी, वो वहाँ जाके व्लॉग बनाए हैं। चुनांचे अगर इस हवेली को प्रोजेक्ट किया जाए तो ये एक बहुत ही खूबसूरत आपका सरमाया बन सकता है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।